नमस्कार दोस्तों, क्या आपको या आपके घर में किसी को सांस लेने में तकलीफ़ होती है? क्या कभी-कभी ऐसा लगता है जैसे सीने में कुछ अटका हुआ है? थोड़ा दौड़ने पर या सीढ़ियाँ चढ़ने पर ही सांस फूल जाती है? रात में बार-बार खांसी आकर नींद टूट जाती है? अगर इन सवालों में से किसी का भी जवाब हाँ है, तो हो सकता है कि ये दमा यानी कि अस्थमा के लक्षण हो। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है। अस्थमा कोई छूने से फैलने वाली बीमारी नहीं है। ये एक लॉन्ग टर्म रेस्पिरेटरी कंडीशन है जिसमें फेफड़ों की नलिकाएं यानी कि एयरवेज संकुचित हो जाती है और सांस लेने में दिक्कत होती है। अच्छी बात यह है कि इसे पूरी तरह कंट्रोल किया जा सकता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अस्थमा होता क्या है, इसके लक्षण क्या होते हैं, किन कारणों से होता है और सबसे ज़रूरी बात, इससे कैसे बचा और संभाला जा सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसी जानकारी से जो आपकी या किसी अपने की ज़िंदगी बदल सकती है। दोस्तों चलिए अब सीधा समझते हैं कि अस्थमा आखिर होता क्या है। अस्थमा एक क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, यानी एक ऐसी बीमारी जो लंबे समय तक रहती है और हमारे फेफड़ों से जुड़ी होती है। आसान भाषा में कहें तो जब हमारी सांस की नलियां यानी एयरवेज अंदर से सूज जाती है, सिकुड़ जाती है और उनमें ज़्यादा बलगम बनने लगता है तो हवा का आना जाना मुश्किल हो जाता है और यही समस्या कहलाती है अस्थमा। जब ये समस्या होती है तो मरीज़ को सांस लेने में दिक्कत होती है, सीने में जकड़न महसूस होती है और कभी कभी सीटी जैसी आवाज़ भी आती है जिसे मेडिकल भाषा में व्हीजिंग कहते हैं। ये बीमारी संक्रामक यानी कि कम्युनिकेबल नहीं है, यानी किसी से छूने या साथ रहने से नहीं फैलती। और सबसे ज़रूरी बात, अस्थमा का कोई स्थायी इलाज भले न हो लेकिन इसे पूरी तरह कंट्रोल किया जा सकता है। लाखों लोग पूरी ज़िंदगी अस्थमा के साथ अच्छे से जी रहे हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्होंने इसे पहचाना, समझा और समय रहते संभाला। अब अगली बार जब कोई बोले कि सांस में दिक्कत हो रही है तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि अस्थमा दिखता नहीं पर असर ज़रूर करता है। दोस्तों अब बात करते हैं अस्थमा के लक्षणों की, यानी कि वो संकेत जो हमें समय रहते पहचान लेने चाहिए। अस्थमा के लक्षण हर व्यक्ति में एक जैसे नहीं होते। किसी को रोज़ आते हैं, किसी को हफ्ते में एक बार और किसी को सिर्फ बदलते मौसम में ही महसूस होते हैं। लेकिन कुछ कॉमन साइंस ऐसे हैं जो बार बार सामने आते हैं, जैसे कि सांस लेने में दिक्कत होना, खासकर तेज़ चलने या सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद। साथ ही साथ सीने में जकड़न या भारीपन महसूस होना, खांसी का आना खासकर रात या सुबह सुबह, सांस लेते वक्त सीटी जैसी आवाज़ आना जिसे व्हीजिंग कहा जाता है। कभी कभी ये लक्षण हल्के होते हैं लेकिन धीरे धीरे गंभीर बन सकते हैं। कुछ लोग इन्हें मामूली समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि अस्थमा धीरे धीरे बढ़ता है, एकदम से नहीं आता। और यही वजह है कि शुरुआती लक्षणों को पहचानना और डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी होता है। खासकर अगर आपकी खांसी 3 हफ्ते से ज़्यादा समय से बनी हुई है, आपको सांस लेने में रोज़ाना परेशानी हो रही है या आपको हर बार मौसम बदलने पर सीने में दिक्कत होती है, तो इसे सामान्य खांसी या एलर्जी मानकर न टालें। ये अस्थमा का इशारा हो सकता है और याद रखिए, जल्दी पहचान मतलब जल्दी राहत। दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि आखिर अस्थमा होता क्यों है, इसके पीछे कारण क्या है। देखिए, अस्थमा के पीछे कोई एक कारण नहीं होता, बल्कि कई छोटी बड़ी चीज़ें मिलकर इसे जन्म देती है। सबसे पहले बात करते हैं आंतरिक कारणों की, यानी कि इंटरनल फैक्टर्स की। उनमें सबसे पहले बात की जाए आनुवंशिकता यानी कि जेनेटिक्स की। अगर आपके परिवार में किसी को अस्थमा है तो आपके अंदर भी इसकी संभावना थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। उसके बाद बात करें शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यून सिस्टम रिएक्शन की, तो कुछ लोगों का इम्यून सिस्टम कुछ चीज़ों को ज़्यादा एग्रेसिवली पहचानता है, जैसे धूल, धुआं या पालतू जानवर की रूसी। ये शरीर के अंदर सूजन पैदा कर सकता है जिससे अस्थमा ट्रिगर हो सकता है। दोस्तों ये तो बात की हमने आंतरिक कारणों की। अब बात करते हैं बाहरी कारणों की, यानी कि एक्सटर्नल ट्रिगर्स की, जो अस्थमा के लक्षणों को अचानक बढ़ा सकते हैं। तो उनमें है जैसे कि धूल मिट्टी और प्रदूषण यानी कि डस्ट एंड पॉल्यूशन, ठंडी हवा या मौसम में अचानक बदलाव, पालतू जानवरों के बाल या उनकी गंध, तेज़ गंध वाले परफ्यूम, अगरबत्ती या धुआं, सर्दी जुकाम या किसी वायरस से हुआ इन्फेक्शन, दौड़ना, ज़्यादा व्यायाम या तनाव यानी कि स्ट्रेस, धूम्रपान, खुद का या आसपास का यानी कि पैसिव स्मोकिंग। दोस्तों ध्यान दीजिए कि हर अस्थमा पेशेंट का ट्रिगर अलग हो सकता है। किसी को अगरबत्ती से तकलीफ होती है तो किसी को सिर्फ बदलते मौसम से। इसीलिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप अपने ट्रिगर को पहचानें। एक बार ट्रिगर की पहचान हो जाए तो अस्थमा को काफ़ी हद तक कंट्रोल करना आसान हो जाता है। और सबसे अहम बात, अस्थमा लाइफस्टाइल से जुड़ा है, ना कि किसी एक खाने या एक गलती से। और इस पर ना तो कोई शक करना चाहिए और ना ही किसी को शर्म महसूस करनी चाहिए। ये एक मेडिकल कंडीशन है और इसे समझदारी से संभाला जा सकता है।
दोस्तों, अब तक हमने अस्थमा के कारणों और लक्षणों की बात की, लेकिन एक और चीज़ है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। अस्थमा सिर्फ फेफड़ों की बीमारी नहीं है, ये इंसान की पूरी ज़िंदगी को प्रभावित कर सकती है। आइए इसे कुछ उदाहरणों से समझते हैं। जैसे कि स्कूल में पढ़ने वाला एक बच्चा जिसे अस्थमा है, वो खेल कूद में हिस्सा लेने से डरता है क्योंकि उसे डर है कि दौड़ते वक्त उसे सांस फूलने लगेगी और सब उसका मजाक उड़ाएंगे। उसके बाद ऑफिस जाने वाला एक इंसान जो क्लाइंट मीटिंग के बीच में इन्हेलर निकालता है और खुद को कमज़ोर महसूस करता है, जबकि वो सिर्फ खुद को स्टेबल रख रहा है। साथ ही साथ कई लोगों को ये डर भी होता है कि अगर किसी को पता चले कि मुझे अस्थमा है तो शायद वो मुझे कमज़ोर समझेगा या नौकरी में मुझे न रखे। लेकिन ये डर, ये शर्म और ये झिझक सबसे ज़्यादा नुकसान करती है। असलियत ये है कि अस्थमा कोई कमज़ोरी नहीं है, ये एक मेडिकल कंडीशन है। ठीक वैसे ही जैसे शुगर या बीपी होता है, और जिस तरह लोग इंसुलिन लेते हैं उसी तरह अस्थमा पेशेंट इन्हेलर लेते हैं। और हाँ, जब अस्थमा कंट्रोल में रहता है तो इंसान पूरी तरह से सामान्य जीवन जी सकता है। वो ट्रैवल कर सकता है, स्पोर्ट्स खेल सकता है, नौकरी, शादी, परिवार सब कुछ कर सकता है। बस ज़रूरत है अवेयरनेस की और समय पर सही इलाज की। और याद रखिए, शरीर की बीमारी से ज़्यादा खतरनाक होती है समाज की चुप्पी। और इसीलिए अस्थमा के बारे में खुलकर बात करें, सपोर्ट करें और समझदारी फैलाएं। दोस्तों, अब तक हमने अस्थमा को समझा, उसके लक्षणों और असर को जाना। अब बात करते हैं सबसे अहम चीज़ की कि अस्थमा का पता कैसे चलता है। देखिए, अस्थमा का कोई एक ब्लड टेस्ट या एक्सरे से तुरंत पता नहीं चलता। ये क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है, यानी डॉक्टर मरीज की बातों, लक्षणों और कुछ खास टेस्ट के आधार पर अस्थमा की पुष्टि करता है। तो आइए आसान भाषा में समझते हैं कि कौन कौन से टेस्ट आमतौर पर किए जाते हैं। सबसे पहला है स्पायरोमेट्री टेस्ट। ये सबसे सामान्य और भरोसेमंद टेस्ट होता है। इसमें मरीज को एक मशीन में गहरी सांस भरकर जोर से बाहर छोड़नी होती है। मशीन ये मापती है कि आपके फेफड़े कितनी हवा को कितनी तेजी से अंदर बाहर कर सकते हैं। अगर एयर फ्लो कम पाया जाए तो ये अस्थमा की ओर संकेत हो सकता है। दूसरा है पीक फ्लो मीटर। ये एक छोटा पोर्टेबल डिवाइस होता है जिसे घर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे पता चलता है कि फेफड़ों से हवा कितनी तेजी से बाहर निकल रही है। अगर रीडिंग रोज रोज बदलती रहती है या बहुत कम आती है तो अस्थमा की आशंका बढ़ जाती है। तीसरा है ब्रोंकोडायलेटर रिस्पॉन्स टेस्ट। इसमें स्पायरोमेट्री टेस्ट 2 बार किया जाता है, एक बार बिना दवा के और फिर इन्हेलर देने के बाद। अगर इन्हेलर लेने के बाद फेफड़ों की कार्यक्षमता में सुधार होता है तो ये अस्थमा की पुष्टि करता है। इसका मतलब ये कि पेशेंट की एयरवेज सिकुड़ रही थी जो दवा से खुल गई। और दोस्तों, अगर ज़रूरी हो तो एलर्जी टेस्ट भी किया जा सकता है। कभी कभी डॉक्टर एलर्जी टेस्ट भी कराते हैं ताकि ये जाना जा सके कि अस्थमा किसी विशेष चीज़ जैसे कि धूल, जानवर, पराग वगैरह से ट्रिगर तो नहीं हो रहा। लेकिन ये टेस्ट सभी मरीजों में ज़रूरी नहीं होता, सिर्फ खास मामलों में किया जाता है। तो दोस्तों, निष्कर्ष ये है कि अस्थमा की जांच में लक्षणों की गहराई से समझ, स्पायरोमेट्री जैसे टेस्ट और डॉक्टर की क्लिनिकल जजमेंट सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। इसीलिए अगर आपको या आपके परिवार में किसी को बार बार सांस फूलने, खांसी या सीने में जकड़न जैसी परेशानी हो तो डॉक्टर से खुलकर बात कीजिए और सही जांच कराइए। दोस्तों, अब तक हमने अस्थमा के लक्षण, कारण और जांच के बारे में विस्तार से जाना। अब सवाल उठता है कि अगर किसी को अस्थमा है तो क्या इलाज है और क्या ज़िंदगी पहले जैसी रह सकती है? तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। अस्थमा को सही इलाज और देखभाल से पूरी तरह कंट्रोल किया जा सकता है। तो आइए इलाज के 3 मुख्य हिस्सों को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन्हेलर की। इन्हेलर कोई लत नहीं है बल्कि एक लाइफ सेविंग डिवाइस है। इन्हेलर 2 तरह के होते हैं, एक होता है रिलीवर इन्हेलर और दूसरा होता है कंट्रोलर इन्हेलर। रिलीवर इन्हेलर जैसे कि साल्ब्यूटामोल, जब अचानक सांस फूलने लगे या घबराहट हो तो ये तुरंत राहत देता है। इसे ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा कंट्रोलर इन्हेलर जैसे कि स्टेरॉयड इन्हेलर्स, ये रोज़ाना लिया जाता है ताकि अंदर की सूजन कम रहे और कोई अटैक ही ना हो। ये दवा धीरे धीरे असर करती है लेकिन लंबे समय में बेहद ज़रूरी है। बहुत से लोग सिर्फ रिलीवर लेते हैं और कंट्रोलर को छोड़ देते हैं, लेकिन ये गलती मरीज़ की हालत को बिगाड़ सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं नेबुलाइज़र की। तो जब सिम्टम्स ज़्यादा गंभीर हो या बच्चे इन्हेलर सही से न ले पा रहे हो तब नेबुलाइज़र से दवा दी जाती है। इसमें दवा को भाप में बदलकर सीधे फेफड़ों तक पहुंचाया जाता है, लेकिन ध्यान रहे ये सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर ही इस्तेमाल किया जाए। और उसके बाद है दोस्तों जीवन शैली में बदलाव, यानी लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। सिर्फ दवा नहीं बल्कि ज़रूरी है कि मरीज़ अपने जीवन शैली में भी कुछ बदलाव लाएं, जैसे कि धूल, धुआं और ट्रिगर्स से दूर रहें, घर साफ रखें, खासकर बेडरूम और बेडशीट्स, ठंडी हवा, तेज़ परफ्यूम या पैट से एलर्जी है तो उससे बचें,
साथ ही साथ स्ट्रेस कम करें, डीप ब्रीदिंग और योग अभ्यास करें। सर्दी जुकाम से बचने के लिए वैक्सीन भी लें, जैसे कि फ्लू शॉट, और इन्हेलर समय पर और सही तरीके से लेना कभी ना भूलें। तो दोस्तों, अस्थमा का इलाज लाइफ लॉन्ग हो सकता है, लेकिन अगर सही दवा और डिसिप्लिन रखा जाए तो अस्थमा पूरी तरह कंट्रोल में रह सकता है। ऐसे लाखों लोग हैं जो अस्थमा के साथ ऑफिस, स्पोर्ट्स, ट्रैवल और नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्होंने इन्हेलर को अपनाया और ट्रिगर से दूरी बनाई। याद रखिए, अस्थमा को नकारिए मत, समझिए, अपनाइए और संभालिए। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं अस्थमा के उस पहलू की जो सबसे डरावना होता है, लेकिन अगर सही जानकारी हो तो सबसे ज़्यादा नियंत्रण में रह सकता है, और वो है अस्थमा अटैक, यानी अचानक सांस रुकने या बहुत ज़्यादा घबराहट की स्थिति। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अस्थमा अटैक को पहचानना कैसे। सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि अटैक आने पर शरीर कौन कौन से संकेत देता है। तो इसमें सांस बहुत तेज़ चलने लगती है, लेकिन फिर भी अंदर हवा नहीं जा रही होती। सीने में जकड़न इतनी बढ़ जाती है कि बात करना मुश्किल हो जाता है। खांसी रुकती नहीं और आवाज़ सीटी जैसी होती है, जिसे वीजिंग कहते हैं। नाखून या होठ नीले पड़ने लगते हैं। ऑक्सीजन की कमी से व्यक्ति घबराया हुआ या थका हुआ लगने लगता है, और ये सभी संकेत बताते हैं कि फेफड़ों में हवा नहीं पहुंच पा रही, और ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। अब बात करते हैं कि अटैक आए तो क्या करें। तो सबसे पहले तो व्यक्ति को तुरंत बैठने दें, लेटने न दें। सीधा बैठाना फेफड़ों पर से दबाव कम करता है। दूसरा, उनका रिलीवर इन्हेलर जैसे कि सालब्यूटामोल दें। डॉक्टर की सलाह के अनुसार आमतौर पर 1 से 2 पफ देने के 5 से 10 मिनट बाद राहत मिलती है। तीसरी चीज़, अगर 10 मिनट में कोई सुधार न दिखे तो दोबारा इन्हेलर दें, लेकिन इन्हेलर देना डॉक्टर्स की सलाह अनुसार ही सीमित मात्रा में करें। चौथी चीज़, अगर फिर भी कोई सुधार नहीं हो रहा तो तुरंत नज़दीकी अस्पताल पहुंचाएं या एम्बुलेंस बुलाएं। और पांचवी चीज़, व्यक्ति को ढांढस दें, घबराने न दें, क्योंकि घबराहट से सांस और तेज़ फूल सकती है। और अब बात करते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। तो उसे लेटाना नहीं चाहिए, मुंह पर पानी के छींटे नहीं मारने चाहिए, घरेलू नुस्खे या देसी इलाज उस वक्त नहीं देना चाहिए, इन्हेलर छुपा लेना या शर्म महसूस कराना जैसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। याद रखिए, अस्थमा अटैक वक्त मांगता है, और वक्त पर सही कदम जिंदगी बचा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपके घर में किसी को अस्थमा है तो ये बातें आप अच्छे से याद रखें, और इन्हेलर हमेशा पास में रखें, जैसे कोई इंसुलिन या दवाई रखता है। साथ ही घर के सभी सदस्यों को ये बेसिक इमरजेंसी स्टेप्स जरूर सिखाएं, क्योंकि सही समय पर सही कदम उठाना कई बार डॉक्टर से भी बड़ी दवा साबित होता है। अब दोस्तों, सवाल आता है कि अगर अस्थमा है तो हर रोज़ की ज़िंदगी में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। बहुत बार लोग इन्हेलर तो लेते हैं, लेकिन अपनी आदतों और आसपास के वातावरण को नज़रअंदाज कर देते हैं, और यही छोटी छोटी चीज़ें मिलकर बड़े अटैक का कारण बन सकती है। तो आइए जानते हैं वो 7 जरूरी बातें जो हर अस्थमा पेशेंट को अपनी दिनचर्या में शामिल करनी चाहिए। सबसे पहली बात, धूल और धुएं से बचाव करें। घर के पर्दे, बेडशीट, पंखे और कोने साफ रखें। झाड़ू के बजाय पोछा लगाएं और सफाई करते समय मास्क पहनें। रसोई या धुएं वाले माहौल में एग्जॉस्ट फैन जरूर इस्तेमाल करें। दूसरी बात, मौसम का खास ध्यान रखें। अचानक ठंडी हवा में बाहर न निकलें। सर्दी के मौसम में मुंह और नाक ढककर निकलें। बारिश या पॉलन वाले मौसम में बाहर निकलने से पहले इन्हेलर साथ रखें। तीसरी बात, इन्हेलर हमेशा पास रखें और समय पर लें। रिलीवर और कंट्रोलर दोनों इन्हेलर्स को अपने रूटीन का हिस्सा बनाएं। दवा छोड़ना या भूलना सबसे बड़ी गलती होती है। डॉक्टर से बार बार डोज बदलवाना भी सही नहीं। सेल्फ मेडिकेशन से बचें। चौथी बात, गंध, परफ्यूम और केमिकल से दूरी रखें। एयर फ्रेशनर, अगरबत्ती, धूप बत्ती या स्ट्रॉन्ग परफ्यूम, ये सब अस्थमा को ट्रिगर कर सकते हैं। इन्हें प्रयोग करने से पहले सोचें, खासकर बंद कमरे में। पांचवी बात, पालतू जानवरों के बालों से सावधानी रखें। अगर आपको जानवरों से एलर्जी है तो उन्हें कमरे में आने से रोकें। उनका बेडिंग रोज साफ करें और साफ हाथों से ही उन्हें छुएं। छठी बात, फ्लू और वायरल से बचें। हर साल फ्लू वैक्सीन लगवाना फ़ायदेमंद हो सकता है, खासकर अस्थमा पेशेंट के लिए। हाथ धोने की आदत और भीड़ भाड़ से दूरी रखना भी इन्फेक्शन से बचाता है। और दोस्तों, सातवीं बात, तनाव से दूरी और गहरी सांस का अभ्यास करें। मानसिक तनाव भी अस्थमा को बढ़ा सकता है। ध्यान यानी कि मेडिटेशन, अनुलोम विलोम और गहरी सांस लेने की आदत डालें। दिन में कम से कम 10 मिनट सिर्फ अपने लिए निकालें। तो दोस्तों, याद रखिए, अस्थमा को सिर्फ दवा से नहीं बल्कि समझदारी और अनुशासन से कंट्रोल किया जा सकता है। ये बीमारी है, लेकिन शर्म की बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात, आप अस्थमा के साथ भी एक नॉर्मल, एक्टिव और खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। बस थोड़ा ध्यान और थोड़ी समझदारी जरूरी है। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे विषय की जिससे ज़्यादातर लोग जुड़े रहते हैं, और वो है कि अस्थमा में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। साथ ही
क्या कोई घरेलू उपाय सच में मदद करते हैं या ये सिर्फ एक भ्रम है? तो चलिए जानते हैं सही जानकारी बिना गलत वादों के। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या खाना चाहिए जो शरीर को फायदा दे सकते हैं। तो उसमें है सबसे पहला हल्दी वाला गुनगुना दूध। हल्दी में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। रात को सोने से पहले हल्का गर्म दूध पी सकते हैं, लेकिन अगर किसी को दूध से एलर्जी है तो ये न लें। दूसरी चीज़ है अदरक। अदरक सूजन कम करने में मदद कर सकता है, इसे चाय में हल्का उबाल कर ले सकते हैं। तीसरी चीज़ है तुलसी और शहद। तुलसी के पत्ते और शहद दोनों में गले को राहत देने वाले तत्व होते हैं, लेकिन शुगर के मरीज शहद का इस्तेमाल सावधानी से करें। चौथी चीज़ है विटामिन सी से भरपूर फल जैसे संतरा, आंवला, पपीता वगैरह, ये इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में मदद कर सकते हैं। और पांचवी चीज़, हल्के गर्म पानी का सेवन दिन भर में करें ताकि बलगम पतला रहे और सांस की नली में रुकावट ना हो। अब दोस्तों बात करते हैं कि क्या नहीं खाना चाहिए जो कुछ लोगों में दिक्कत बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है ठंडे पेय पदार्थ और आइसक्रीम। ये एयरवे को सडन इरिटेट कर सकते हैं। हर किसी को असर न हो, पर जिनमें ट्रिगर होता है उन्हें बचना चाहिए। दूसरी चीज़, बहुत तेलीय या मसालेदार खाना, इससे सीने में जलन और एसिडिटी हो सकती है जो अस्थमा को और बिगाड़ सकती है। तीसरी चीज़, डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ यानी कि प्रिजर्व्ड या प्रोसेस्ड फूड्स, इनमें मौजूद रंग, केमिकल और प्रिजर्वेटिव्स कुछ लोगों में एलर्जिक प्रतिक्रिया कर सकते हैं। और चौथी चीज़, अधिक ठंडी चीज़ें या फ्रिज का पानी, अगर ये आपके लिए अस्थमा ट्रिगर बनता है तो इनसे दूरी बनाएं। दोस्तों एक ज़रूरी बात, हर इंसान अलग होता है। ध्यान रखें कोई भी चीज़ सब पर एक जैसा असर नहीं करती। कुछ लोगों को दही से कोई दिक्कत नहीं होती, पर कुछ को सीने में बलगम जमने लगता है। इसीलिए सबसे बेहतर तरीका है अपना शरीर समझना और जो चीज़ ट्रिगर करे उसी से परहेज़ करना। दोस्तों घरेलू उपाय की बात करें तो घरेलू उपाय तब तक सही है जब तक वे नुकसान नहीं कर रहे, डॉक्टर की दवा और इन्हेलर को रिप्लेस नहीं कर रहे और लिमिट में किए जा रहे हैं। लेकिन सिर्फ घरेलू उपायों पर निर्भर रहना गलत और खतरनाक हो सकता है। तो दोस्तों संतुलित आहार, शरीर की समझ और डॉक्टर की सलाह, ये तीनों मिलकर ही अस्थमा को काबू में रख सकते हैं। खाना कोई दवा नहीं, लेकिन सही खाना आपके शरीर को दवा जैसा सहयोग जरूर दे सकता है। दोस्तों जब भी हम अस्थमा की बात करते हैं तो बहुत सी बातें सुनने को मिलती है। कुछ सही होती है और कुछ बस लोगों की बनाई हुई धारणाएं। आइए जानते हैं कुछ सबसे आम गलतफहमियां और उनसे जुड़ी सच्चाई। सबसे पहली गलतफहमी ये है कि इन्हेलर की आदत लग जाती है, जबकि फैक्ट ये कि इन्हेलर कोई नशा या लत नहीं है। ये एक मेडिकली प्रिस्क्राइब्ड डिवाइस है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई डायबिटीज़ का मरीज़ इंसुलिन लेता है। रेगुलर यूज़ करने का मतलब ये नहीं कि आप उस पर निर्भर है, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपनी सेहत को लेकर सजग है। दूसरी गलतफहमी ये है कि अस्थमा सिर्फ बच्चों को होता है, जबकि फैक्ट ये है कि अस्थमा किसी भी उम्र में हो सकता है। कई लोगों को एडल्टहुड में यानी 30 या 40 की उम्र में भी अस्थमा डेवलप होता है। ये सोच कि बचपन में था अब चला गया हमेशा सही नहीं होती। तीसरी गलतफहमी, योग करने से अस्थमा पूरी तरह ठीक हो जाता है, जबकि फैक्ट ये है कि योग और प्राणायाम सांस को बेहतर करने में मदद करते हैं, लेकिन अस्थमा को परमानेंटली खत्म नहीं करते। ये सपोर्टिव थेरेपी है, न कि मेन ट्रीटमेंट का विकल्प। दवा और इन्हेलर की जगह नहीं ले सकते। चौथी गलतफहमी, अस्थमा छूने से फैलता है, जबकि फैक्ट ये है कि अस्थमा संक्रामक यानी कि कम्युनिकेबल बीमारी नहीं है। ये न किसी के छूने से फैलता है न साथ रहने से। ये एक अंदरूनी यानी कि इंटरनल क्रॉनिक कंडीशन है जिसे समझदारी और सहानुभूति से समझना चाहिए, न कि डर से। और दोस्तों पांचवी गलतफहमी, अगर लक्षण नहीं है तो दवा बंद कर देनी चाहिए, जबकि फैक्ट ये है कि बहुत बार लक्षण इसीलिए नहीं आते क्योंकि दवा या इन्हेलर अपना काम सही से कर रहे होते हैं। दवा बंद करने से लक्षण दोबारा शुरू हो सकते हैं या स्थिति गंभीर हो सकती है। इसीलिए हर बदलाव डॉक्टर की सलाह से ही करें, खुद से नहीं। तो दोस्तों गलतफहमियां बीमारी से ज़्यादा खतरनाक होती है। अस्थमा के साथ जीना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है समाज की उन धारणाओं से लड़ना जो बिना समझ के बनी हुई है। इसीलिए अगर आप अस्थमा पेशेंट हैं या किसी को जानते हैं तो सच्चाई को पहचानिए और मिथ्स को पीछे छोड़िए। तो दोस्तों अब जब आपने अस्थमा के बारे में इतनी गहराई से जाना तो आप ये भी समझ गए होंगे कि ये बीमारी कितनी आम है और कितनी सामान्य जिंदगी के साथ जी जा सकती है। हमने इस वीडियो में सीखा कि अस्थमा क्या होता है, इसके लक्षण, कारण और जांच कैसे होती है, कैसे इन्हेलर, इलाज और जीवन शैली बदलाव से इसे कंट्रोल किया जा सकता है, और सबसे ज़रूरी कैसे सही जानकारी, अवेयरनेस और समझदारी से हम इससे बिना डरे जी सकते हैं। दोस्तों याद रखिए कि अस्थमा कोई कमज़ोरी नहीं है, ये एक ऐसी स्थिति है जिसे अगर समय पर समझ लिया जाए तो आप ना सिर्फ उससे लड़ सकते बल्कि उसे हर दिन के हिस्से की तरह संभाल भी सकते हैं। आज लाखों लोग, खिलाड़ी, कलाकार, डॉक्टर, शिक्षक, सब अस्थमा के साथ पूरी तरह सक्रिय और सफल जीवन जी रहे हैं।
अगर आपके परिवार में, स्कूल में या ऑफिस में कोई ऐसा इंसान है जिसे अस्थमा है तो उसे बीमार की तरह मत देखिए। उसे एक जिम्मेदार, समझदार और लड़ने वाला इंसान समझिए जो अपनी सेहत को गंभीरता से लेता है। सपोर्ट दीजिए, शर्म मत दीजिए। बीमारी छोटी हो या बड़ी, जानकारी, जागरूकता और समय पर इलाज ही असली इलाज है। और अस्थमा के साथ भी जिंदगी आसान, सामान्य और सुंदर हो सकती है। बस थोड़ा ध्यान, थोड़ा अनुशासन और ढेर सारा हौसला चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण और मददगार लगा हो तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें शायद इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। कई बार एक छोटी सी जानकारी किसी की ज़िंदगी में बड़ा बदलाव ला सकती है। और अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह से और भी ज़रूरी हेल्थ विषयों को लेकर आते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए और याद रखिए, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी पूंजी है। धन्यवाद।